आज हम लोग फिजिक्स का क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पार्ट 9 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 तक का वीडियो बना दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही डायपोल में कोई भी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पर एक्सियल या इक्विलेटरल, परपेंडिकुलर, किसी भी पोजीशन पर अगर हमको फार्मूला निकालना रहेगा तो उसका एक जनरल फार्मूला हम लोग आज निकालेंगे। ठीक है, उसका हम एक जनरल फार्मूला आज निकालेंगे। ठीक है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस, मतलब देखिए एक डायपोल है। ठीक है, अब इस डायपोल पर, ठीक है, कहीं भी, है ना, पॉइंट पर, कहीं भी पॉइंट पर, मतलब एक्सियल पॉइंट पर या इक्विलेटरल पॉइंट पर, इसको परपेंडिकुलर पॉइंट भी बोलते हैं, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये एक जनरल फार्मूला आप निकालने जा रहे हैं। ठीक है, पहले समझ लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, x इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना, x इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड थीटा इज द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। देखिए ये एक डायपोल मोमेंट है। ओके, माइनस क्यू है और प्लस क्यू है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसमें क्या है कि इसके एक सेंटर से, मान लीजिए सेंटर है, ठीक है, इसके सेंटर से x दूरी पर, इसके सेंटर से x दूरी पर, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट ले लिए जिसका नाम है क्या, m पॉइंट ले लिए। ठीक है, और ये m पॉइंट पर क्या हो गया कि, ठीक है, बस m पॉइंट ले लिए। ये जो x है वो डायपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। x जो है वो डायपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इस तरह से डायपोल जो p है इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक बनेगा p cos थीटा और एक बनेगा p sin थीटा। तो देखिए यहाँ पर बना हुआ है p cos थीटा जो सटा हुआ है, अलग है जो वो p sin थीटा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हमको चाहिए इस पॉइंट पर, m पॉइंट पर ना, x दूरी पर m पॉइंट पर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। चूँकि p cos थीटा क्या, देखिए सीधा ये m के सीधा चला गया, मतलब ये एक क्या हो गया, एक्सियल। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगा वो मिलेगा एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इसको ई ए कहा गया है। ठीक है, ई ए एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो मिलेगा इसका परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड या इक्वाटोरियल भी बोलते हैं, इक्वाटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये ई ए, ठीक है, और ये ई परपेंडिकुलर, ठीक है, किसके डायरेक्शन से, किसके डायरेक्शन से, तो ये जो है किसके डायरेक्शन से है भाई, तो ये है इस डायरेक्शन से। देखिए एक ये और ये किए गया ना, है इसी डायरेक्शन से, ये इसका इक्वल एक्सिस है ना, और इसका ये क्या हो गया, इक्वाटोरियल। समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग निकालना है पहले क्या कि वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ टू न्यू डायपोल्स, है ना, दो न्यू डायपोल जो ये बना है ना, दो न्यू डायपोल्स फॉर पी कॉस थीटा एंड एम इज, पी कॉस थीटा के लिए एम क्या है, एक पता है ना, एक्सियल पॉइंट है, और पी साइन थीटा के लिए, पी साइन थीटा के लिए एम क्या है, इक्वाटोरियल पॉइंट है, देखो लिखा हुआ है इक्वाटोरियल पॉइंट। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर फॉर पी कॉस थीटा, लो फिर रुक गया, कुछ नहीं, गया, ख़त्म हो गया, फिर मेहनत ख़त्म। क्या हो जाता है इसको रहते रहते, ठीक है, तो फोर पी कॉस थीटा के लिए ई एक्सियल। अब देखिए इसके पहले वाले वीडियो में, मतलब पार्ट 8 में, हम एक्सियल पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखा दिए थे। उसका वैल्यू होता है 2k p cos थीटा बाय एक्स क्यूब, मतलब कि 2k और एक्स क्यूब और p होता है, p मतलब डायपोल, तो यहाँ पर डायपोल क्या लेंगे p cos थीटा, एक्सियल तो यही पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पर डायपोल क्या ले लेंगे p cos थीटा, समझ में आया। अब देखिए फॉर p sin थीटा के लिए है ना, p sin थीटा के लिए तो ये परपेंडिकुलर है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या है, ये जो फॉर्मूला है वो पार्ट 8 में बताया हुआ है कि परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है, डायपोल का। तो इसका फॉर्मूला होता है के पी बाई एक्स क्यूब, तो पी की जगह क्या है p sin थीटा, देखिए p sin थीटा लिखा हुआ है और एक्स क्यूब, ठीक है। ई नेट इसका मिलेगा, वो क्या मिलेगा, इसका पाइथागोरस लगा करके, है ना, इसका पाइथागोरस लगा करके मिलेगा। तो देखिए अंडर रूट क्या कर दिए, ई ए का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसका वैल्यू निकाल दिए हैं, है ना, इसका ही वैल्यू है। तो ई ए मतलब एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 2k p cos थीटा बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस क्या ई परपेंडिकुलर के पी साइन थीटा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्यूशन किए तो ये हो गया, है ना, के पी बाई एक्स क्यूब बाहर आ गया और इसके अंदर आ गया √4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। इसका फिर सॉल्यूशन किए आगे में, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन 1 हो गया, अब बचा 3 cos स्क्वायर थीटा, तो वो लिख दिया, ठीक है। के पी बाई एक्स क्यूब √1 प्लस 3 cos थीटा, तो ये हो गया ई नेट, मतलब कि ये हो गया जनरल फार्मूला। असल में ये क्या हो गया, जनरल फार्मूला हो गया कि किसी भी पोजीशन पर आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायपोल के कारण, ठीक है। तो अब क्या है कि डायरेक्शन निकालना है, तो हमको पता है कि डायरेक्शन जो है वो अल्फा से देते हैं, है ना, अल्फा किसके बीच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। देखिए यहाँ पर है अल्फा का, देखिए यहाँ पर है ना अल्फा, ठीक है, अल्फा दिया हुआ है कि ई ए ई परपेंडिकुलर ई नेट अल्फा, ओके। तो यही tan अल्फा बराबर क्या है, तो देख लीजिएगा फिगर में ही बताया गया है कि tan अल्फा बराबर हो जाएगा ई परपेंडिकुलर बाई ई एक्सिस, ई परपेंडिकुलर का वैल्यू साइन थीटा, ई एक्सिस का वैल्यू 2 cos थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाय 2 cos थीटा। क्योंकि देखिए ये मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ई से निकाले हैं, रेशियो कैसे निकालिए, ई परपेंडिकुलर ई एक्सिस है ना, इसी से रेशियो निकाला हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, के कट जाएगा, पी कट जाएगा, एक्स क्यूब कट जाएगा, बचेगा साइन बाय 2 cos थीटा, तो वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम लोग। तो tan अल्फा बराबर क्या हो गया, हाफ tan थीटा फॉर डायपोल फ्रॉम डायपोल मोमेंट, इंक्लाइनेशन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से झुकाव, तो थीटा प्लस अल्फा, अल्फा ऊपर का थीटा नीचे का, ठीक है। तो ये पूरा कॉपी से उतार लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ये जनरल फार्मूला हो गया किसी भी डायपोल का कहीं भी पोजीशन के लिए। अब देखिए यहाँ एग्जांपल दे दिए हैं कि क्या इस फार्मूला से निकल सकता है, क्या इस फार्मूला से निकल सकता है, तो देखिए हाँ निकल सकता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है कि थीटा 0 हो गया, थीटा क्या हो गया, एक्सियल पोजीशन ऐसे था ना, तो पी cos थीटा इसी में था, है ना, और एम का वैल्यू भी इसी में पॉइंट था, तो ये तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0 डिग्री। अच्छा, तो 0 डिग्री यहाँ रख दी। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है, तो 1 होता है 1 + 3 2 के पी बाई एक्स क्यूब, तो देखिए आ गया होगा 2 के पी बाई एक्स क्यूब, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। और उसी प्रकार से परपेंडिकुलर पर ये एग्जाम्पल के रूप से है, ये एग्जाम्पल के रूप से एक दिया हुआ है, ठीक है, के रूप से ये दिया हुआ है, बात समझ गए, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगला हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो डायपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था वो पूरा हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा टॉर्क के बारे में समझ लेते हैं कि अगर, ठीक है, मतलब डायपोल मोमेंट में अगर टॉर्क लग रहा है, ठीक है, तो कैसे लगता है टॉर्क, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होगा डायपोल मोमेंट के टर्म में, तो वो सभी चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि जब एक टॉर्क को, मतलब जब इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो एक टॉर्क लगता है, तो उस टॉर्क का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम समझेंगे, ठीक है भाई, वही बताने जा रहा है। सब क्वेश्चन टाइप का है ना, ठीक है। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बताया था ना कि इधर डायरेक्शन से जा रहा है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब यहाँ पर एक क्यू चार्ज होगा, है ना, तो नहीं इधर जाता है, तो क्यों चार्ज होगा, क्योंकि
ये क्या पॉजिटिव से आउटवर्ड है ना, निगेटिव से इनवर्ड। तो ये पॉजिटिव से है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जा रहा है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसमें क्या है कि एक डायपोल रख दिया गया है यहाँ पर, देखिए एक डायपोल रख दिया, माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, ये डायपोल रखा हुआ है, ये डायपोल रख दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इस डायपोल का जो सेंटर है वो कितना है, ओ है, डायपोल का सेंटर क्या है, ओ है। तो और चूंकि ये थीटा एंगल बना रहा है, आइए डायपोल इस डायरेक्शन में है ना। अच्छा, इसमें एक जो एक इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, कैसे वो बताया, वो पहले भी है आपको। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बड़ा बड़ा से चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में फेंकेगा, तो फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा ना, पॉजिटिव के कारण। अच्छा, निगेटिव के कारण फोर्स ये अपने अट्रैक्ट करेगा तो इधर लगेगा, वो समझ में आ गया। टॉर्क में क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ता है, किसके, एक्सिस पे। तो एक्सिस से देखिए यहाँ फोर्स लग रहा है, फोर्स ओके, और ये एक्सिस है, तो एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिए, कितना है, एल साइन थीटा। इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया एक्सिस से, एल साइन थीटा, ओके, इतना समझ में आ गया। वेन अ डायपोल मोमेंट, देखिए यहाँ लिखा हुआ, वेन अ डायपोल मोमेंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक डायपोल मोमेंट को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, एंड टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दो इक्वल, मतलब देखिए ये फोर्स लग रहा है ना, दोनों इक्वल है, क्यू ई दोनों है, लेकिन अपोजिट है ना। एंड टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इसका सेम नहीं है, ठीक है। तो विच डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, देन इट रोटेट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास, ओ इसका सेंटर है तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, रोटेट होने लगेगा, ये ऐसे की डायरेक्शन के क्या करने लगेगा, रोटेट होने लगेगा, ठीक है, कि देन इट रोटेट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। ओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किससे, एक्सिस से, एफ इंटू परपेंडिकुलर किससे, एक्सिस से। यहाँ देखिए लिखा हुआ, वेयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, रोटेट करता रहे और इसके एफ से। ये 11th क्लास में टॉर्क आपको बताया हुआ है ना, आघूर्ण इसको बोलते हैं, बल आघूर्ण, है ना, इसको हिंदी में बोला जाता है बल आघूर्ण, ठीक है, अगर जानना चाहो तो जान सकते हो, बल आघूर्ण, ठीक है, ये बोला जाता है टॉर्क को, टॉर्क को ये बोला जाता है बल आघूर्ण, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर समझ गए एक्सिस ऑफ फोर्स के बीच की दूरी। अच्छा, टॉर्क को हम लोग टाउ से दिखाते हैं, ऐसे सिंबल टाउ लिखाता है, ठीक, समझ में आ गया होगा, ऐसे टॉर्क ना। तो इसमें दो टॉर्क लग रहा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉर्क बराबर टाउ वन प्लस टाउ टू, टाउ बराबर टाउ वन प्लस टाउ टू, ये बोल दिया गया है, ठीक है, टाउ वन प्लस टाउ टू। अब इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसमें भी एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों तो सेम है, दोनों को प्लस करेंगे, है ना, दोनों को प्लस कर देंगे टोटल टाउ निकलने के लिए। क्यू ई एल साइन थीटा, क्यू ई एल साइन थीटा दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए प्लस किया गया, अगर एक एंटी क्लॉक एक क्लॉक रहता है तो माइनस करना पड़ता है, ठीक है, एक में। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, तो इसका वैल्यू आ गया टू क्यू ई एल साइन थीटा, ठीक है। अब क्यू टू एल ना, क्यू टू एल को एक से ई साइन थीटा अलग कर दिया क्लॉकवाइज। टू क्यू एल का वैल्यू क्या होता है बता सकते हैं, पी होता है, मतलब कि डायपोल मोमेंट, याद है, क्यू टू एल का वैल्यू क्या होता है, डायपोल मोमेंट, ठीक है, डायपोल मोमेंट होता है, जिसमें से थीटा क्या है, तो थीटा एंगल बिटवीन पी एंड ई, है ना, थीटा जो होता है वो पी और ई के बीच में एंगल होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका जो वैल्यू हो गया नेट टाउ, मतलब नेट टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया, पी ई साइन थीटा, है ना, क्यू टू एल ई साइन थीटा ना, पी ई साइन थीटा, नेट बराबर कितना हो गया, तो इसको हम लोग को पता है कि पी ई साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, पी क्रॉस ई, है ना, पता ना है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, साइन थीटा लगा रहता है, जहाँ पर पी क्या है, क्यू टू एल। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे टॉर्क को है ना चेंज करते हैं फार्मूला में, डायपोल मोमेंट के फार्मूला में।
अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड दे दिया हमें क्वेश्चन। जी हाँ, देखिए क्या है, व्हेन इज दिस टॉर्क मैक्सिमम, मतलब यह टॉर्क कब मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखिए हमको पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला मेरा क्या आया, टाउ बराबर क्या है, पी ई साइन थीटा। तो कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। अब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है, 1। अब 1 का वैल्यू कब आएगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो या 90 के मल्टीपल हो, इसलिए 90 डिग्री या 270 डिग्री। मतलब कि यह मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा या 90 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 90 का मल्टीपल होगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। यह लिखा हुआ है व्हेन पी एंड ई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन पी एंड ई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टॉर्क बराबर होता है पी ई। ठीक है, पी का वैल्यू क्यू 12 ई, समझ में आ गया। इसमें मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक फिगर से भी दिखा दिया गया है, देखिए है ना, कि एक डायपोल है ना। देखिए एक डायपोल है, और डायपोल है तो डायपोल क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव जाता है। निगेटिव से पॉजिटिव गया हुआ है, ओके सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब तो डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री। ओके, तो इस समय क्या हो जाएगा कि टॉर्क का जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम होगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि व्हेन इज दिस टॉर्क मिनिमम और जीरो, मतलब कब ये टॉर्क जो होता है वो मिनिमम हो जाता है या जीरो रहता है। ठीक है, कब ये टॉर्क मिनिमम हो जाता है या जीरो रहता है। तो देखिए मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, तो साइन थीटा का वैल्यू जीरो होना चाहिए। मिनिमम के लिए तो यही होना चाहिए ना। तो देखिए टाउ मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम मतलब जीरो हो जाएगा। तो मतलब कि थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो सकता है, 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, 0। इसमें देखिए दो तरह का हम फिगर दिखाएं, क्यों दिखाएं पता है। एक दिखाएं स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक दिखाएं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब समझने वाली बात है, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री का मतलब, केवल 0 डिग्री का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है डायपोल भी उसी डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में डायपोल भी उसी डायरेक्शन में है। तो इस समय थीटा 0 डिग्री रहेगा तो टाउ नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टाउ नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम इसी को बोलते हैं, मतलब स्टेबल हिल नहीं सकता है। लेकिन जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब क्या, डायपोल को उल्टा कर दिए, मतलब प्लस वाले की जगह माइनस कर दिए, माइनस वाले की जगह प्लस कर दिए। देखो यहाँ लिखा हुआ होगा, देखिए प्लस यहाँ हो गया, देखिए माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो उल्टा कर दिए, 180 डिग्री कर दिए। तो इस समय डायपोल क्या हो जाएगा, तो डायपोल इस डायरेक्शन में जाएगा, जाएगा कि नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन, 180 डिग्री। ओके, तो ये क्या करेगा, क्या कि ये अनस्टेबल है, मतलब कि यह जो है अपने फील्ड में लाने की कोशिश करेगा, है ना, अपने लाइन में लाने की कोशिश करेगा। तो ये टॉक 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 ऐसे घूमेगा, टॉक 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 टॉक, तब जाके स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से चारों ओर घूमेगा, है ना, ये वाला ऐसे घूमेगा, इस तरह से ये घूमेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से घूमेगा, समझे। और ये जब तक अपने लाइन में नहीं ला जाएगा तब तक ये घूमता मतलब घूमेगा, ये पूरा घूमता रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा गया है। तो इस समय हम कह सकते हैं कि टाउ में और में नॉट भी जीरो, मतलब कि इसमें टाउ नेट नेट टाउ टाउ होगा, वो जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये अनस्टेबल एक आ गया ना। इसमें तो पक्का है कि जीरो होगा, लेकिन ये अनस्टेबल आ गया तो जीरो नहीं भी हो सकता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसके कारण कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन द डायपोल अलोंग इट्स ओन डायरेक्शन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, डायपोल को अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है, अपने डायरेक्शन में लाने की। समझ में आ गया होगा ये वाला वैल्यू, चलो ठीक है। लास्ट इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए टॉर्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, जेई मेन का है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जेई मेन का क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे ये क्वेश्चन जो है आपको 11th क्लास में भी, मतलब 11th क्लास से कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, डायपोल रखा हुआ है माइनस के में, ठीक है, एल डिस्टेंस है, 30 डिग्री से एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, एम पॉइंट है, पी का वैल्यू दिया हुआ है क्यू इंटू 12। तो क्वेश्चन कि जस्ट एट द मोमेंट डायपोल इज रिलीज्ड, मतलब कि इसको रिलीज कर दिया गया डायपोल को, तो ये कोशिश करेगा एकदम नीचे आने के लिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपनी ओर लाने की कोशिश करता है, फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। तो डायपोल को रिलीज छोड़ दिया गया, तो इसी का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है ऑफ डायपोल। डायपोल का एंगुलर एक्सेलरेशन किस एंगल से ये
इसका एक्सेलरेशन, जिस एंगल से मतलब उसका एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपको याद होगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन का जो आता है वो आता कैसे है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लास 11th है ना, क्लास 11 से जुड़ा हुआ है। तो इस समय टाउ का वैल्यू होता है क्या, आई अल्फा, है ना, ये क्लास 11th का है फॉर्मूला, क्लास 11th का फॉर्मूला है, ठीक है, क्लास 11th का ये फॉर्मूला है, ठीक है। टाउ बराबर आई अल्फा, टॉर्क बराबर, अभी हमको निकाले टॉर्क बराबर क्या निकालना है, पी साइन थीटा, पी का वैल्यू क्या है क्यू 12 ई साइन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, ठीक है। टाउ बराबर क्या होता है आई अल्फा, ये होता है 11th क्लास से, इसको आई बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसका जो वैल्यू है वो सेंटर ऑफ मास से निकालना पड़ता है, पता ही है। तो आई बराबर हो जाएगा कितना, ml स्क्वायर, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में mr स्क्वायर होता है, एक्सिस से कितना दूरी है, तो ml स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2ml स्क्वायर, समझ में आ गया होगा। तो ये जो आई निकल गया, ठीक है, अल्फा, तो आई अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं दोनों को इक्वेट करके, है ना, टॉ टॉ दोनों सेम है ना, तो आई अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा, पी का वैल्यू Q12 ना, ई साइन थीटा साइन 30 डिग्री, पसंद में आ गया। आई का वैल्यू 2ml स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिख दिए 2ml स्क्वायर, अल्फा का अल्फा Q12 ई इंटू हाफ, एल का एल कट गया, 2 से 2 कट गया, ml अल्फा बराबर QE/2, है ना, तो अल्फा बराबर क्या हो गया Q/2ml, देखिए ये यही निकल गया क्या, एंगुलर एक्सीलरेशन। समझ में आ गया क्वेश्चन, ये जेईई मेन का क्वेश्चन था, इसी टाइप का क्वेश्चन मेन में आता है, सीबीएसई के एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसके बाकी का वीडियो फिर बनाएंगे, ठीक है, तो आप लोग को देखिएगा, थैंक यू।